Now we start with our physics 12th class. लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? चार्ज की प्रॉपर्टी. तो चार्ज की प्रॉपर्टी जो थी, चार्ज की जो प्रॉपर्टी थी वो तीन थी. कौन कौन सी? पहली क्या थी? क्वांटाइजेशन, एडिटिविटी और एक थी कंजर्वेशन. तो ये हम सब स्टडी कर चुके हैं. क्वांटाइजेशन क्या था? Q इज इक्वल टू एन ई. मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि आप छोटे लेवल पे अगर टोटल चार्ज को निकालना चाहते हो एट द स्मॉल लेवल, ठीक है, एट स्मॉल और माइक्रो लेवल पर अगर आप टोटल चार्ज को निकालना चाहते हो, देन यू हैव फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, आपका टोटल चार्ज आ जाएगा. एडिटिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपके पास चार्ज है तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, उन चार चार्जों को ऐड कर दो. बिकॉज सिंपल एडिशन होगा. चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. याद रखेंगे ये बात कि जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है. इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट हैव एनी डायरेक्शन, और ना ही डायरेक्शन पे ये डिपेंड करता. तो इसीलिए जो चार्ज है उसमें टोटल चार्ज अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4. उसके बाद आपके पास जो था वो था कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इसका मतलब क्या था कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आप चार्ज उस पर ट्रांसफर करवा सकते हो. एग्जाम्पल भी था, सोडियम है आपके पास, उसके आउटर मोस्ट में एक सेल है, अगर वो किसी को दे देता है तो इसके ऊपर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 11, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10. तो इसके ऊपर जो डोमिनेंट होगा वो प्रोटॉन्स का चार्ज होगा, डोमिनेंट जो होगा वो प्रोटॉन का चार्ज होगा. तो इसीलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा? Na पॉजिटिव. तो आपने इसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया, इसको आयन बना दिया जब इसके पास चार्ज कितना है? Na पॉजिटिव. तो ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि आप किस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, और वो आपको एनर्जी चाहिए होती है तभी इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है. तो ये तो थी पिछले लेक्चर की बात. अब हमें जो बात करनी है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज. चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस आप देखोगे कि क्या होता है. मास और चार्ज. देखो, पहला आपने पढ़ा कि चार्ज क्या हो सकता है? मे बी पॉजिटिव. चार्ज मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव. लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं होता. मास नेवर बी पॉजिटिव और नेवर बी, मास नाइदर बी पॉजिटिव और नॉर बी नेगेटिव. मास कैनॉट कंजर्व. बट आपने क्या पढ़ा कि जो चार्ज है वो क्या होता है? चार्ज कंजर्व होता है. तो ये हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें देखी. उसके बाद जो तीसरा मेन डिफरेंस है वो क्या है? चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता. कि आप जब आपकी कितनी वेलोसिटी है, अगर चार्ज की मान लो कि वेलोसिटी अगर कम ज़्यादा करते हो तो उसके मैग्नीट्यूड पे असर पड़ेगा, ऐसा नहीं होता. लेकिन अगर आप मास के केस में देखो तो मास का हमारे पास फॉर्मूला है m0 बाय √1 माइनस v0 का स्क्वायर बाय c का स्क्वायर. अगर ये फॉर्मूला आप देखते हो तो इसमें क्या है कि जो मास है वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी. कि जितनी वेलोसिटी वो चलेगा तो उतना ही क्या होगा? उसका मास होगा. अगर मैं ये कहूं कि जो वेलोसिटी है वो c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है. c का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. इसको हम अच्छे से करते हैं कि किस तरीके से मास रेस्टिंग मास के बराबर हो जाता है. तो ये डिफरेंस आप कर लें कि मास
जो है पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, लेकिन चार्ज होता है, चार्ज कंजर्व होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो वो कैसे, देखो मास के केस में क्या है, एम नॉट बाय अंडर द रूट 1 माइनस वी नॉट का स्क्वायर बाय सी का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। लेट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो किसके बराबर ले लो, आप वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर ले लो, देन मास क्या होगा, एम नॉट 1 माइनस 1 0, इंफिनिटी हो जाएगा। मास कितना हो जाएगा, अगर मैंने वेलोसिटी किसके बराबर ली, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर लिए, दोनों इक्वल होंगे, 1 से 1 कटेगा 0, और मास कितना हो जाएगा आपका, इंफिनिटी। तो ये एक स्टैंडर्ड केस है जिसमें आप क्या करते हो, और अगर उसकी वेलोसिटी 0 है, और अगर वेलोसिटी क्या है, 0 है, वेलोसिटी अगर आप 0 लेते हो सेकंड केस में, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेस्टिंग मास। जो ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्वियस ही बात है, ये मास अभी रेस्ट में है, तो इसका मास किसके बराबर होगा, एम नॉट के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर वेलोसिटी दे देता हूं तो शायद इसका मास चेंज हो जाएगा, दैट मास में बी इंफिनिटी और मे बी समथिंग। तो ये बात याद रखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेस्टिंग मास पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर लाइट के बराबर हो तो मास कितना हो जाता है, इंफिनिटी, और अगर वेलोसिटी 0 होती है तो कितनी हो जाती है, तो रेस्टिंग मास हो जाता है तो सॉरी, m जो है वो आपका रेस्टिंग मास के बराबर हो जाता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप अच्छे से करेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड द मास। अब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है वो है कूलॉम्स लॉ। 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आपके सामने कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, मतलब सिंपल सी बात बताऊं कि दो चार्ज है, मान लो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, दिस इज Q1 और दिस इज नेगेटिव Q2। दोनों के बीच में क्या होगा आपको पता है, अनलाइक चार्ज है, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, जो इनके बीच में डिस्टेंस है। लेट आर बी द डिस्टेंस। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। कंबाइन 1 एंड 2 को कंबाइन करते हो तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर यू। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम यहां पे लगाते हैं K, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस इज K इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और जो K की वैल्यू होती है, K इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इस K की वैल्यू होती है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हेयर एप्सिलॉन नॉट इज अ रिलेटिव परमिटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये बात याद रखें कि आपके पास कूलॉम्स लॉ जो है वो क्या कहता है, कूलॉम्स लॉ, या दिस फोर्स एग्जिबिट बिटवीन द टू चार्ज व्हेन दे आर apart from each other. According to the Coulomb's law or Coulombian force, it is the force which is exhibit between the two charges. Definition क्या होगी, it is exhibit between the two charges Q1 and Q2 which are meter apart from each other. तो Coulombian force, या इसकी मैं definition लिखूं, this is the force which is exhibit between the two charges which are
मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो ये है कुलाम्स लॉ या कुलाम्बियन फोर्स की डेफिनेशन कि दिस इज द फोर्स विच इज एग्जिबिट बिटवीन द टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में फोर्स जो लग रही होती है which are मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कुलाम्बियन फोर्स, दैट इज कुलाम्बियन लॉ। उसके बाद क्या लिखोगे, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके बाद आपको क्या लिखना है, ठीक है इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे दिस फोर्स इज directly proportional to product of two charges q1 and q2, तो f is directly proportional to q1 into q2। then second line क्या लिखोगे इसमें, this force is inversely proportional to the square of distance between the two charges। so इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, f is inversely proportional to r square combined 1 and 2, तो f is directly proportional to q1 into q2 by r square, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, k लगाते हैं, q1 into q2 by r square। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई k q1 q2 by r square, ठीक है। नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यू ऑल नो। उसके बाद आपकी जो k की वैल्यू है वो कितनी होती है, उसके बाद जो k की वैल्यू है आपको पता चल गया कि f इज इक्वल टू कितना है, k q1 q2 by r स्क्वायर, k की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो k की वैल्यू है एग्जैक्ट वो होती है 9 into 10 की पावर 9। अगर आप यूनिट निकालोगे तो इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर और a -2 t -2। Why? How we calculate this Newton meter square? A -2 और sorry a -2 नहीं मीटर स्क्वायर एंड कूलम -2 कैसे आपने निकाली है? ये आपने निकाली कि भैया अगर k को सब्जेक्ट बनाओगे आप तो आपके पास क्या आएगा, f r स्क्वायर बाय q1 into q2। f की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, r की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और चार्ज की क्या होती है, कूलम का स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ k। और k की वैल्यू एग्जैक्ट है 9 into 10 की पावर 9 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये k की वैल्यू है आपकी, डेफिनेट वैल्यू है, कांस्टेंट है, आपको याद रखना है। और k जो होता है वो किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। k इज इक्वल टू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप k की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना चाहोगे, एप्सिलॉन नॉट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब होता है, नाम से ही क्लियर है, परमिट, जो चीजों को परमिट कर दे। मतलब एक ऐसा स्पेस आपने लेना है जिसमें चार्ज की जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस कर रही है, वैक्यूम में भी करेगी, हर जगह करेगी, वो जो चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में फोर्स है। ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट ही चाहिए आपको उसके लिए, एनवायरनमेंट में भी फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा उसके ऊपर, और जो ये फोर्स है वो एनवायरनमेंट में भी और वैक्यूम में भी, दोनों में वैसा ही काम करेगी, याद रखना। तो इसके लिए परमिटिविटी चाहिए होती है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि एप्सिलॉन नॉट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट कितनी होती है, 1/4 पाई k, 1/4 पाई k। अगर आप इसकी यूनिट निकालोगे या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे तो वो कितने निकल के सामने आएंगे आपके पास, 8.89 इंटू 10 की पावर -11, और यूनिट इसकी उल्टी हो जाएगी, न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर और कूलम का स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की आपकी यूनिट हो जाएगी। इनके डायमेंशनल फॉर्मूले में भी नहीं कर रहे,
ध्यान रखना कि डायमेंशनल फॉर्मूले भी हम निकाल सकते हैं, पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये बात याद रखें कि कोलम्बियन फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। कोलम्बियन फोर्स और उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपने पढ़ी थी, दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं नेचर की। तो कोलम्बियन फोर्स या कोलम्बियन लॉ यही कहता है कि जो फोर्स है वो एग्जिबिट करती है दो चार्जेस के बीच में और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके आर के स्क्वायर के। तो आप के की वैल्यू याद रखेंगे हमेशा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखेंगे 8.84 × 10⁻11 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसको कर लें, बहुत आसान है और ये कूलम्ब लॉ आपका 2 नंबर में आ सकता है, अच्छे से इसको कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।